नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, अपना जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आ जाइए, जुड़ जाइए। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत के विषय। क्या ये बात क्लियर हो गई? और आधुनिक भारत के विषय में हम बात कर रहे थे यूरोपियंस का भारत आगमन। 5 कंपनी आई। मैंने आपको तरीका बताया कि पुर्तगाल जो है एक फुटबॉल का सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना के बाद। ठीक है, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर आते हैं डेन्स, और फिर सबसे लास्ट में कौन आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं। हमने उनके बारे में देखा। पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1608, डेन्स 1616, फ्रांसीसी 1664। भारत आने वाले पहले यूरोपियन जो है पुर्तगाली थे। भारत में सबसे अंत में गए थे वो भी यूरोपियन यही थे। 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से गए पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। क्या बात क्लियर हो गई? जो अब्दुल मनीद की सहायता से केप ऑफ गुड पार करता हुआ 20 मई 1498 को केरल के कालीकट पहुंचा। यहाँ पर कप डाबू बंदरगाह था, हिंदू राजा जमोरीन था। मुस्लिम व्यापारियों ने इसका विरोध किया पर कोई संघर्ष नहीं हुआ। 170 साथियों के साथ आया था। स्कर्वी रोग से पीड़ित थे। 4 जहाज थे, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, कार्वेल और बोरियो। यह पहला यूरोपियन था जिसने यूरोप से भारत हेतु सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। पहला पुर्तगाल देश था। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां पर हिंदू शासक जमोरीन ने इसका स्वागत किया। वास्को डी गामा भारत से मसाले लेकर गया जिन्हें बेचने से 60 गुना फायदा हुआ। पुर्तगाली शासक इमैनुअल ने इसे वाणिज्य प्रधान की उपाधि दी थी। मैंने पूरा मानचित्र वगैरह सब आपको बताया। पेड्रो अल्वारेज क्रेबेल दूसरा पुर्तगाली था। 1500 ईस्वी में आया, 1300 जहाज लेकर आया, अरब व्यापारियों को पराजित किया, कोचीन और कन्नूर के शासकों से मित्रता स्थापित करी। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार आया, 1524 में तीसरी बार आया और इसी वर्ष कोची में इसका देहांत हो गया। 1503 में पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क भारत आया। कोचीन में पहला पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया था। क्या बात क्लियर? स्वागत है, राधे राधे भाई आपका, नवीन भाई, अभिनंदन, जुड़ जाइए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना कि 1503 में जो है वह कोचीन में कारखाना लग चुका है। कन्नूर के राजाओं से मित्रता स्थापित की जा चुकी है। अब जब एक बार किसी व्यक्ति के लालच मुंह लग जाए ना, तो याद रखना वो लालच छूटता नहीं है। 1505 में इन्होंने कन्नूर में दूसरा पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया। ठीक है, पहला कहां पर किया था? कोचीन में। अगला कहां पर किया? 1505 में किया ईस्वी में। कहां पर किया था? याद रखना, कन्नूर। कन्नूर कहां पर पड़ता है जी? केरल में क्या स्थापित किया? दूसरा कारखाना स्थापित किया। कहां पर? याद रखना, कन्नूर में। ठीक है, पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, वह स्थापित किया था कोची में। दूसरा कारखाना स्थापित किया कन्नूर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब लगा, पुर्तगालियों को लगा कि हमें भारत पर कंट्रोल स्थापित करना चाहिए क्योंकि वहां से हम जो मसाले लेकर आ रहे हैं फायदा बहुत है। वास्को डिगामा लाया, 60% का फायदा हुआ, 60 गुना। ठीक है, अल्बुकर्क 13 जहाज लेकर गया, उसको भी कहीं गुना तक फायदा हुआ। तो क्यों ना अब नीति को बदल करके पुर्तगाल जो है वो भारत पर राज करने की नीति अपनाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में गवर्नर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। अब गवर्नर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे यह कहूं कि गवर्नर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया, तो आखिरकार इस गवर्नर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि गवर्नर का मतलब एक तरह से राज्यपाल हो गया? अरे बोलो, क्या इस राज्यपाल को हम ऐसा बोल सकते हैं क्या प्रशासक हो गया? अब आखिरकार इस प्रशासक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? नियंत्रण स्थापित करने के लिए पड़ेगी ना, हाँ या ना? अब पुर्तगालियों ने भारतीय राजाओं से कहा कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये जो प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं ये हमारे इन कारखानों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। शुरुआत में इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन जो पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत आया था वह 4-5 वर्षों तक गवर्नर रहा था, यानी कि 1505 से 1509 ईस्वी तक गवर्नर रहा। कुल मिलाकर के 4 सालों तक रहा था। ठीक है, यह बात ध्यान रखना।
तो कुछ बातें लिखते हैं, देखिएगा। 1505 ईस्वी में ही, 1505 ईस्वी में ही, सन याद रखना 1505, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी आया था आपके पेपर में, हमेशा आता है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, है ना। इसको अगर स्टार लगा लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर, पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर बनकर भारत आया। पहला पुर्तगाली गवर्नर बना, कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। बड़ी उम्मीदों के साथ आया था, ये बात याद रखना। इसका थोड़ा सा कार्यकाल याद रखना, कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी। यहां पर नोट करके एक लाइन लिखें, गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया था, न्यूनतम 3 वर्ष रखा गया था, ऐसे लिख लीजिए, न्यूनतम 3 वर्ष रखा गया। ये लो, देखो मैं फिर कह रहा हूं आप सभी से कि हमें परीक्षा की बदलती हुई पद्धतियों के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? ये गवर्नर बन गया या वायसराय बन गया, भारत में आते ही इसने नीले पानी की नीति की शुरुआत कर दी, जिसे हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। केरल में इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया था, ये केरल रहा। यहाँ पर क्या है भैया, तो हम कहते हैं सर यहाँ पर हिंद महासागर है। अरे हाँ या ना का जवाब दो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा बंगाल की खाड़ी है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है। और अगर हम समुद्र के पानी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वह नीले रंग का है। ऐसा इसलिए होता है, विज्ञान की भाषा में कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि उसके ऊपर जो है वह सीधा आसमान की परछाई दिखाई देती, तो शायद वो नीला पानी की नहीं थी। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो ये समुद्र है ना, जहां पर हमारा प्रभाव स्थापित होगा, ये लो भाई साहब, यानी कि वह समुद्र जो अब तक सीमाओं से परे था, किसी के द्वारा उसके ऊपर कब्जा नहीं किया गया, अधिकार प्रदान नहीं किया गया, इसने कहा कि सामुद्रिक नीति को महत्व प्रदान किया। हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। बोला जी कुछ भी होगा ना, पुर्तगाली सब कुछ होंगे, हिंद महासागर में माई बाप होने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ये बात थोड़ा सा पता होना चाहिए, लिखिएगा, ठीक है। चले, इसने भारत में नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी पॉलिसी प्रारंभ की। इसके तहत या इसके तहत तहत तहत
सामुद्रिक नीति को महत्व प्रदान किया गया, महत्व देकर हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत, यानी कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, उस हिंद महासागर के क्षेत्र में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत बनाने का प्रयास किया गया कि भाई यही बॉस है, यही सब कुछ है, बनाने का प्रयास किया गया। आप भारत का नक्शा ले आए ना? हाँ या ना का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि भारत के नक्शे आपके बेहद काम आएंगे। धीरे धीरे चाहे 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, वहां पर भी आपके भारत के नक्शे काम आएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो मेरा नम्र निवेदन है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 नक्शे अपने पास रखना। क्या विचार है भाई नवीन भाई, बताओ, नक्शे लाए नहीं लाए? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बताना, भाटा मेल के बताना, झूठ मत बोलना, बस है ना, नक्शे लेकर आना, ये बात याद रखना, ठीक है। 10 नक्शे ले आइए आप भारत के, खाली वाले, उसमें अपने को जिला, राज्य, पर्वत, पठार, नदियां, कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं आता है तो बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए, अब अल्मोड़ा का कार्यकाल जो है ना, यह एक तरह से पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करने में बेहद सहायक रहा। इसने 1505 ईस्वी में ही अंजी दीव करके जगह थी, कन्नूर एक जगह था जहां पर किला स्थापित किया, कारखाना स्थापित किया, किलवा, वहां पर इसने दुर्ग स्थापित किया, ठीक है। तो लिखिए अल्मीड़ा ने 1505 ईस्वी में ही अंजी दीव ठीक है। अंजी दीव के बाद एक कन्नूर, ये लिखा हुआ है कन्नूर, केरल, ठीक है। अधिकांश चीजें यहां तक सीमित है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, केरल तक सीमित है। वह किलवा में दुर्ग स्थापित किए। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में बहुत गजब का सवाल पूछा गया था, ये बात याद रखना, कि पहला पुर्तगाली कौन था जिसने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त सैन्य बेड़े को पराजित किया था। आप एक बार सवाल की भूमिका को देखिएगा, क्या बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दो। सवाल कितना गजब का पूछा गया है कि पहला, मेरे प्यारे साथियों, तो पुर्तगाली कौन था जिसने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त सैन्य बेड़े को पराजित किया था। अकल्पनीय सवाल है, क्योंकि भारत की सर्वश्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है, भारत की भूमिका से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसे पढ़ें। तो वह था कौन? याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक है। लिखिए, इसने ही 1509 ईस्वी में गुजरात, मिस्र प्लस तुर्की के संयुक्त सैन्य बेड़े या सैन्य संघ को, संयुक्त संघ को पराजित किया, ऐसे लिखिए, संयुक्त संघ को पराजित किया था। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखना, ये मोती है, मोती,
है ना। और इन मोतियों को बिल्कुल संभाल करके रखिएगा। 1 घंटे की क्लास लेने के लिए लगभग 3 साढ़े 3 घंटे पढ़ता हूं, तब जाकर के 1 घंटे की क्लास ले पाता हूँ। ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूं मेरे दोस्त, ये मेरे नोट्स है जिनको मैं बनाता हूं। आप देखिए कितने अपडेटेड नोट्स है ना। आप कोई सा भी पेज उठा करके देखिए, हर पेज जो है ना वो पूरी तरह से अपडेटेड मिलेगा। देखिए है नहीं अपडेटेड, पीछे भी लिखा हुआ है नोट्स। ठीक है ना, पूरी तरह से अपडेटेड है, ये देखिए। ठीक है, तब जाकर के मेरे प्यारे साथियों 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा पढ़ा पाते हैं, जब 3 साढ़े 3 घंटे पढ़ पाते हैं। एक बात याद रखना, बहुत ईमानदारी से इन बिंदुओं को पढ़ करके जाना, याद कर करके जाना, लिख लिख करके याद करना, चीजें अपने आप याद होने लगेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। अब ये गवर्नर बन करके चला गया, गवर्नर को ही यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं वायसराय हो गया है ना। यह कौन हो गया, यह प्रशासक हो गया, यह कौन हो गया, राज्यपाल हो गया। 1509 में चला गया। ठीक है, 1509 में अगला गवर्नर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आते ही भाई साहब इसने तो तहस नहस करना शुरू कर दिया। क्लियर, तो लिखिएगा 1509 ईस्वी में अल्फांसो, अल्फांसो आम आते हैं ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। क्या नाम था, याद रखना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसका टाइम पीरियड क्या रहा, बताओ कब बना था, 1509 में। ठीक है, कब तक रहा, 1515 ईस्वी तक रहा। अब इसका जीवन का एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था कि यार ये दुर्ग बहुत स्थापित कर लिए जी, मजा नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब हम एक काम करते हैं, बड़ा सा एक क्षेत्र जीतते हैं। जैसे ही गवर्नर बनकर आया, इसका उद्देश्य था भारत में एक क्षेत्र को जीतना। ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर का एक सुल्तान था, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, उससे बोला जी ना ना, गिव मी गोवा, गिव मी गो 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 गोवा, आप हमें गोवा दे दीजिए। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने मना कर दिया, हम तुमको गोवा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे छोरे छोरी ब्याह के बाद यहीं पे जाते हैं शहद का चांद मनाने। बोला जी लेकर रहेंगे, युद्ध कर लेते हैं जी। तो भाई साहब पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। इस प्रकार कहा जाता है कि गोवा पहला भारतीय क्षेत्र था जो पुर्तगालियों के द्वारा जीता गया। अब समय तेजी से बदला, उद्देश्य क्या था, भारत में एक क्षेत्र को जीतना, गोवा को जीत लिया भाई साहब। ठीक है ना, तो इसी प्रकार गोवा में स्थायी बस्ती बसाई इन्होंने। किसने बसाई थी, अल्बुकर्क ने बसाई थी। आज भी अगर आपको पता हो तो जब आप गोवा जाएंगे तो गोवा एक तो फुटबॉल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, भारत में हब है फुटबॉल का। दूसरा, वहां पर आज भी कई सारे पुर्तगीज जो है वह रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है, कभी इन चीजों को देखिए। ठीक है, चलिए। इसने 10 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह
से गोवा को जीत लिया। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में शब्दों के खेल को समझिएगा। यहाँ पर यूसुफ आदिल शाह ने जो है वह गोवा इसे उपहार में नहीं दिया था, यह बात ध्यान रखना, कोई संधि वार्ता के तहत नहीं दिया था। गोवा जो है वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक संघर्ष में जीता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात याद रखना? तो गोवा जीत लिया। इस प्रकार गोवा पहला भारतीय क्षेत्र था जो पुर्तगालियों के द्वारा जीता गया। लिखिए इस प्रकार, इसलिए मैं लाइन क्लियर करता चल रहा हूं। इस प्रकार गोवा पहला भारतीय क्षेत्र था जो पुर्तगालियों द्वारा, एक एक लाइन को समझो, पुर्तगालियों द्वारा जीता गया। कालांतर में इसी अल्बुकर्क ने गोवा में पहली स्थायी बस्ती बसाई थी। अब आप कहोगे सर ये स्थायी बस्ती क्यों बसाई? हाँ ना, तो ये बात ध्यान रखना, जहां पर पहला कारखाना कोचीन में लगाया, दूसरा कन्नूर में लगाया, लेकिन पहली स्थायी बस्ती कहां पर बसाई थी? गोवा में बसाई थी। ठीक है, लिखिए कालांतर में गोवा में ही, कालांतर में अल्बुकर्क ने गोवा में ही पुर्तगालियों की स्थायी बस्ती बसाई। स्थायी बस्ती का मतलब क्या है? स्थायी बस्ती का तात्पर्य यह है कि कहीं सारे मकान जो है वो बना दिए। अब पुर्तगाली यात्री आते तो उनको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि गोवा में उनके लिए कहीं सारे घर बने हुए थे, वो जाते और उनमें ही रहते। अब यहां पर समझिएगा, गोवा में स्थायी बस्ती बसाने के उद्देश्य, इसको कहते हैं सर पढ़ाना। अब आप मत कहना सर आप अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हो। नहीं भैया, तारीफ अपने मुंह से नहीं कर रहा हूं, यहां पर वास्तविकता बता रहा हूं जो इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं बताई जाती। यह तथ्य लिखवा दिया जाता है कि गोवा में स्थायी बस्ती बसाई, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि क्यों बसाई थी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? क्या हाँ या ना का जवाब। जब समझो स्थायी बस्ती बसाई क्यों। अब देखिए थोड़ा सा मामला एक अलग दिशा में लेके जा रहा हूं, 2 से 3 मिनट के लिए, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा मेरे प्यारे साथियों। पुर्तगाल के जो व्यापारी भारत आते थे ना, यह मूल रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे, पुरुष व्यापारी आते थे। ठीक है, अब उस समय कोई यातायात के इतने ज्यादा साधन थे नहीं कि आए सुबह आए रात को चले गए फ्लाइट पकड़ करके, नहीं, जहाज के माध्यम से आते थे। अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो मर गए तो वापस नहीं जा पाते थे। ठीक है, जैसे वास्को डिगामा के साथ हुआ, 170 लोगों को लेकर आया, ये स्कर्वी रोग से पीड़ित हो गए थे, तो मुश्किल से 50-60 लोग ही वापस जा पाए। स्वयं वास्को डिगामा जब भारत आया था तो 170 सन 1524 ईस्वी में कोचीन में ही उसका देहांत हो गया था। क्या यह बात क्लियर हो गई? तो एक बहुत बड़ी समस्या थी आवश्यकता पूर्ति करना, है ना, कि किस तरह से पुर्तगाली जो है वह भारत में बसे और अपनी जनसंख्या वृद्धि करे, ज्यादा से ज्यादा पुर्तगाली पैदा हो। तो इन्होंने गोवा में स्थायी बस्ती बसाने का पहला उद्देश्य क्या था? भारतीय महिलाओं से विवाह करना, विवाह कर करके ज्यादा से ज्यादा पुर्तगाली बच्चे पैदा करना, ताकि वही पुर्तगाली भारत में शासन कर सके। आप इनकी सोच का कल्पना भी नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। तो उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय महिलाओं से विवाह करना, भारतीय महिलाओं से विवाह करना, ताकि आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। और दूसरा मेरे प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं पुर्तगालियों की जनसंख्या में वृद्धि की जा सके। दूसरा, भारतीय लोग जो है इनको पुर्तगाली सेना में भर्ती करना, भारतीयों को पुर्तगाली
सेना में भर्ती कर। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर रखा गया वो था सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध। ठीक है, तो पहला भारतीय महिलाओं से विवाह करना, पुर्तगालियों को भारतीयों को पुर्तगाली सेना में भर्ती करना और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। थोड़े समय के बाद मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि पुर्तगालियों ने गोवा में बहुत शानदार चर्च बनाए जिसे हम गौथिक स्थापत्य के केंद्र कहते हैं। ठीक है, भारतीय उन चर्चों में जाते और उनकी भव्यता को देख करके इतने आत्ममुग्ध हो जाते कि वह ईसाई बनने लगे, यानी कि भारतीय लोग जो है अपना धर्मांतरण करने लगे। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है, चले। अल्बुकर्क ने ही 1511 में मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह जो है उस पर अधिकार कर लिया। होर्मुज बंदरगाह अभी कुछ समय पहले बहुत चर्चा का विषय रहा। ठीक है, ईरान और अमेरिका युद्ध के संदर्भ आपको पता ही होगा, अल्बुकर्क के द्वारा ही जीता गया था। लिखिएगा, अल्बुकर्क ने नाम याद रखना, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में मलक्का व 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। कहा अधिकार कर लिया जी? होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। अच्छा, इन अधिकार करने के चक्कर में क्या हुआ होगा? स्वाभाविक बात है, इसका परिणाम यह निकला होगा कि कहीं ना कहीं पुर्तगाली मजबूत होकर के उभरे। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। ये वापस चला गया। ठीक है, अल्बुकर्क वापस चला गया, एक लंबे समय तक खाली रहा पद। फिर नीनो डी कुनहा 1529 में अगला पद अगला पुर्तगाली गवर्नर बन करके भारत आता है। ठीक है, कौन आता है? नीनो डी कुनहा। कब आया? 1529 में आया। इस बार ये 9 वर्ष के लिए आया, तो 1529 से लेकर के लगभग 1538 ईस्वी तक यह भारत में गवर्नर रहा। अगला लिखिएगा, 29 ईस्वी में नीनो डी कुनहा अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। कार्यकाल लिख लीजिए, 1519 से लेकर 1538 तक। ठीक है, लिख लीजिए। नीनो डी कुनहा। चीजें क्लियर हो रही है ना? बताइए।
समय के साथ इसने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब तक कहां पर स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, अब तक गोवा में स्थायी बस्ती बनाई गई थी। ये रही गोवा हमारे, ठीक है ना, इसको याद रखना। अब इस नीनो डी कुना ने कहा कि यार गोवा में कितना क्या कर पाएंगे हम, हाँ, हमें तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता, हमें तो बहुत सारे पुर्तगाली बच्चे यहाँ पर पैदा करने हैं। तो इसने समय के साथ बसीन में, ठीक है ना, सेंट थोमा जो मद्रास तमिलनाडु में पड़ता है, दीव जो काठियावाड़ गुजरात में है, हुगली जो बंगाल में है, यहाँ पर पुर्तगाली बस्तियां बसाना प्रारंभ कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिखिएगा। लिखिए, नीनो डी कुन्हा कब गवर्नर बना? 1529। कब तक रहा? मेरे प्यारे साथियों एक बात याद रखिएगा, यह रहा लगभग लगभग 1538 ईस्वी तक। मैंने लिखवाया ना भी आप लोगों के बीच में, देखिए आप आराम से देखिए, ठीक है ना, 1529 से 1538 ईस्वी। ठीक है, चलिए लिख लिया। अच्छा, नीनो डी कुन्हा गवर्नर बना। एक लाइन इसमें और यहां पर लिख लो कि इसने जो अब तक पुर्तगाली केंद्र था कोचीन, ठीक है ना, उस कोचीन के स्थान पर इसने गोवा को बना लिया था। ठीक है ना, लिखिए एक लाइन यहां पर पहले लिखिए, 1530 ईस्वी में इसने इसने कोचीन के स्थान पर गोवा को, कोची के स्थान पर गोवा को भारत में पुर्तगाली शासन का केंद्र बनाया। ये तो वही बात हो गई ना कि सब कोचीन के स्थान पर गोवा को भारत में पुर्तगाली शासन का केंद्र बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि गोवा में कई सारे पुर्तगाली रहा करते थे। तो ये तो वही बात हो गई कि अपना कुत्ता जो है ना वो अपनी गली में शेर होता है। समझ में आ गई क्या बात? मैंने यहाँ पर क्या कहा कि एक कुत्ता जो है वो अपनी गली में शेर होता है, यहाँ पर कुछ इसी तरह की बात थी। ठीक है, चलिए, नीनो डी कुन्हा ने देखो कहां पर बनाई? बसीन, बसीन, बसीन के बाद आप एक जगह का नाम याद रखना जिसे सेंट थोमा कहा जाता है। ये बात याद रखना, बसीन सेंट थोमा कहां पर है? यह मद्रास या हम कह सकते हैं तमिलनाडु। ठीक है, बसीन के बाद सेंट थोमा मद्रास में पड़ता है, आपको पता होगा। इसके बाद एक जगह आती है दीव, दमन दीव जिसे कहते हैं। यह कहां पर है? यह है गुजरात, जिसे हम क्या कहते हैं? काठियावाड़ कहते हैं, काठियावाड़ कहते हैं। चलिए, वह 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 हुगली में, हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की, बस्तियों की स्थापना की। बसीन में लगभग 1534 के आसपास की घटना है यह, जब स्थापित की गई थी। सेंट थोमा लगभग 1535 के आसपास की घटना है, दीव हुगली में स्थापित कर लिया। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि भारत का नक्शा इस प्रकार है, तो यहां पर तो हो गया गोवा, अरे बोलो, ठीक है, यहां पर हो गया आपके दीव। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? बताइए। यहां पर हो जाता है आपके जिसे सेंट थोमा कहा जाता है, सेंट थोमा कहा जाता है, और यहां पर है बंगाल में हुगली।
तो क्या हमारे पुर्तगालियों ने इस समय तक, मेरे प्यारे साथियों, भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया क्या? हाँ या ना का जवाब दो। अब देखिए ना, पहले केवल और केवल केरल में प्रवेश करते हैं, केरल के बाद गोवा को जीत लेते हैं, ठीक है, उसके बाद दीव को जीत लेते हैं, ठीक है, फिर पुर्तगाल और सेंट थोमा में स्थायी हुगली और सेंट थोमा में स्थायी बस्तियां बसा लेते हैं। इसका मतलब समय के साथ पुर्तगालियों ने भारत में एक अच्छा खासा साम्राज्य जो है वह क्या कर लिया जी, तैयार कर लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब साहब, पुर्तगाली साम्राज्य था, भारत में था, तो इस पुर्तगाली साम्राज्य को नाम दिया गया, भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंडिया वाले, है ना, गाना आता है ना, हम हैं इंडिया वाले, तो नाम दिया एस्तादो द इंडिया, ठीक है। लिखिए, कालांतर में पुर्तगाल के, कालांतर में, ठीक है, पुर्तगाल, इस पुर्तगाली भारत में स्थित, भारत, ऐसे लिखो, कालांतर में इस पुर्तगाली साम्राज्य को, पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया का नाम दिया गया, नाम दिया गया, एस्तादो द इंडिया का नाम दिया गया, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? लिख लो। एस्तादो द इंडिया का नाम दिया गया। समय बहुत तेजी से निकला, ठीक है, नीनो डी कुनाहा वापस चला गया, तो सन 1538 ईस्वी में गार्शिया द नारोनाहा या नारोनाहा, ठीक है, यह पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। लिखिए, 1538 ईस्वी में गार्सिया, नाम याद रखना, हमारे गांव का जो ग्यारसी लाल है ना, ये वह नहीं है, ये बात ध्यान रखना, गार्शिया द नारो नाहा, गार्शिया द नारो नाहा। अगला, पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया, ठीक है, गार्शिया द नारो नाहा, ठीक है। इसका उद्देश्य था भारत में पुर्तगाली जो साम्राज्य है, एस्तादो द इंडिया, इसका साम्राज्य विस्तार किया जाए। लेकिन फिर बड़ा प्रश्न आया कि किया कैसे जाए। तो जो पहले 4 बस्तियां बसाई गई थी, नीनो डी कुनाहा और अल्बुकर्क के द्वारा, अल्बुकर्क ने गोवा बसाया था, उसके बाद बसीन को बनाया, सेंट थोमा को बसाया गया था, क्या ये बात क्लियर हो गई, दीव को बसाया, हुगली को बसाया। अब यहाँ पर पुर्तगाली बहुत बड़ी मात्रा में रहने लगे थे। एक समय था जब पुर्तगाली भारत आते थे तो 165 160 जहाजों के साथ भारत आते थे। अब आप कल्पना करें, एक जहाज में अगर 25 आदमी भी आ रहे हैं, 20 आदमी भी आ रहे हैं, तो एक बार में 3-3 हजार पुर्तगाली भारत आने लगे। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। तो इसने तुरंत पत्र लिख करके उन 5 बस्तियां, गोवा को, बसीन को, सेंट थोमा को, दीव और हुगली से पुर्तगालियों को बुला लिया और बोला जी कि अब आ जाओ, जीतते हैं किसको, एस्तादो द इंडिया को जीतते हैं, इसका साम्राज्य और बड़ा करते हैं। इसने दमन को जीता, सालसेट को जीता, चौल क्षेत्र जो है मद्रास का उसको जीत लिया, सेंट थॉमस को जीत लिया, बंबई को जीत लिया, वहां पर इसने पुर्तगाली केंद्र स्थापित किया, ठीक है। लिखिए, इसने दमन, याद रहेगा, सालसेट, बंबई
चोला क्षेत्र, चोला, ठीक है, मद्रास आदि केंद्रों को जीता। इस समय भारत में बेसिकली इन पुर्तगालियों का मुकाबला करने के लिए कोई था ही नहीं। और आप ध्यान से देखोगे तो ये पुर्तगाली केवल वहां पर हमला कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, जहां पर से मुगल साम्राज्य की सत्ता नहीं है, है ना। इस समय मुगल साम्राज्य कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हुमायूं गद्दी पर बैठा हुआ है और हुमायूं अपने जीवन का संघर्ष कर रहा है, बंगाल गया हुआ है अभी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और बंगाल में वो अभी क्या कर रहा है? मौज मस्ती कर रहा है, जन्नत भोग रहा है। इसीलिए उसने बंगाल का नाम बदल करके क्या कर दिया था? जन्नताबाद कर दिया था, ठीक है ना। तो मुगलों की कोई मजबूत स्थिति नहीं है। भारत में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता जो है उसका अभाव है इस समय, इसीलिए पुर्तगाली थोड़ी मस्ती ज्यादा कर रहे हैं। अब पुर्तगालियों ने भारत के अधिकांश क्षेत्र को जीत लिया, तो इसको लगा भारत के बाहर चलते हैं लाला। ये चला गया श्रीलंका। ये जो लाइन लिखवा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसने श्रीलंका यानी कि सीलोन के अधिकांश भाग को भी जीता। के अधिकांश भाग को भी जीता। ये लो सर, अब आप समझ गए मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप इतने बुद्धिमान हो चुके हैं मुझे लगता है। पहला पुर्तगाली कौन था जिसने श्रीलंका को जीता था? आप कहेंगे भैया ग्यारसी लाल था। गार्शिया द नारोनहा था। 1538 में नीनो डी कुनहा के स्थान पर पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत आया था, ठीक है। श्रीलंका के मलक्का जलडमरू मध्य जीता जा चुका है। भारत को जानते हो, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आपके पास भारत का नक्शा होना चाहिए। ये हमारा प्यारा भारत, ये हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, और इस श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पड़ता है मलक्का जलडमरू मध्य, है ना। क्या मैं ठीक कर रहा हूं ना? तो ये मलक्का जीता जा चुका था। केवल और केवल मेरे प्यारे साथियों श्रीलंका को जीतना बाकी था, तो वही इच्छा किसने पूरी कर दी। अब समय तेजी से बदला। देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो है वह टॉप पर जाकर के हमेशा स्थायी रहे यह तय नहीं है, यह निश्चित नहीं है, उसका पतन अवश्य होता है। समय के साथ डच और अंग्रेज भारत आते हैं। हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एकाधिकार जो था वह क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है ना। लिखिए, कालांतर में डचों व अंग्रेजों के भारत आगमन से हिंद महासागर व भारत पर से पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो। कई बार पूछा जाता है ना, इस तरह का एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई साहब पुर्तगाली जो थे वो भारत में क्यों पराजित हुए? तो कह सकते हैं कि साहब डचों और भारतीयों और अंग्रेजों के आगमन की वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है ना। चलो जी, क्लास अच्छी लग रही है ना? आप लोगों का प्यार और स्नेह है चाहिए बस। चलिए बहुत सुंदर, लिख लीजिए। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, अगर आपको याद आ रही हो तो, ठीक है।
कि जब पुर्तगालियों ने, ध्यान दिया करो, मेरे शब्दों को सुना करो, ये बात याद रखो, क्योंकि शब्द जो है वह इतिहास का निर्माण करते हैं। कई चीजें ऐसी होती है जो मैं समझा देता हूं लेकिन लिखवाता नहीं हूं, तो आपको लिख लेना चाहिए कोष्टक में, जो अपने साइड में इंडेक्स होता है ना पेपर में। जैसे मान लीजिए इस तरह का आपका रजिस्टर होगा, रजिस्टर में इस तरह का जो इस साइड वाली स्पेस होती है ना, जिसे हम हाशिया कहते हैं, यहाँ पर लिख लिया करो। मान लो इसमें नहीं लिखते हो ना, तो मैं जब तैयारी करता था तब ऐसा करता था, यहाँ पर अलग से लिख लिया करता था, नीचे की 2 लाइन खाली छोड़ दिया करो, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। धन्यवाद सुनीता। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने एक बात कही थी कि पुर्तगालियों ने गोवा में स्थायी बस्ती का निर्माण किया, बड़े बड़े गुरुद्वारे, बड़े बड़े चर्च बनवाए और बहुत शानदार चर्च बनवाए, ठीक है। उन चर्च में भारतीय आने लगे और भारतीय उन चर्च की स्थापत्य को देख करके मोटिवेट होने लगे। तो उन भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जिसे हम बलात् धर्मांतरण कहते हैं। यह पुर्तगालियों के पतन का कारण बना। तो अब हम जो बिंदु लिख रहे हैं वह है पुर्तगालियों के पतन का कारण, ठीक है। लिखिए, पुर्तगालियों के पतन का कारण। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया, ठीक है। आखिरकार इनके पतन का क्या क्या कारण थे। नंबर 1, पहला, ऐसा लिख सकता हूं ना, बलात् धर्मांतरण, बलात् धर्मांतरण, ठीक है, बलात् धर्मांतरण। दूसरा हमने पढ़ा था कि वास्को डिगामा, अब ये चीजें पढ़ चुके हो आप, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त। मैंने जब वास्को डिगामा को मैं भारत लेकर आया था, तब मैंने कहा था कि अरब व्यापारियों के द्वारा उसका विरोध किया गया था, ठीक है ना। तो लिखो, अरबों या मुस्लिमों द्वारा विरोध, ठीक है। तीसरा बिंदु यहां पर हम लिखेंगे, कुशल प्रबंधन का अभाव था, ठीक है ना। यह व्यापार और प्रशासन दोनों में एक तरह से सही प्रबंधन नहीं चला पाए। कुशल प्रबंधन का अभाव। प्रबंधन किस किस में, व्यापार व शासन। आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूं, आप लोगों को पढ़ाता हूं, है ना, प्राइवेट खुद का काम है। अगर यहीं पर मैं सरकारी शिक्षक होता, लेक्चरर होता, असिस्टेंट प्रोफेसर होता, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक ही जगह न्याय कर पाता, या तो मैं अपनी सेवा के साथ, जहां पर मैं सेवा में हूँ, सर्विस में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, या तो वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता, या फिर आप लोगों को सर्वश्रेष्ठ दे पाता। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। एक ही जगह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकता है, या तो आप सरकारी सेवा में सर्वश्रेष्ठ कर लीजिए या निजी सेवा में सर्वश्रेष्ठ कर लीजिए, किसी एक के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप सरकारी सेवा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो सरकारी विद्यालयों में, सरकारी महाविद्यालयों में आपसे पढ़ने आते हैं, क्योंकि आप वहां जाते ही नहीं हो, वहां पढ़ाते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको निजी हित साधना है आपका। अभी मैं हूं, कुछ नहीं करता, केवल और केवल चंदू सर की क्लास के मंच पर पढ़ाता हूं, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ाता। ईश्वर के आशीर्वाद से यही खूब बच्चे हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पर न्याय कर पाता हूं। ऐसा कंटेंट आपको हर कहीं नहीं मिल सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। समय के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा, यह भी एक बहुत बड़े पतन का कारण रहा, ठीक है। समय के साथ अंग्रेजों, डचों से प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, ये बात याद रखनी है। तो बहुत समस्या आई, डचों व अंग्रेजों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा। देखिए, डच जो हैं, इनसे प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ी, अंग्रेजों से कैसे बढ़ी, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैसे डच जो है,
इन्होंने 1641 ईस्वी में मलक्का पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, 1656 ईस्वी 58 ईस्वी के आसपास श्रीलंका को जीत लिया। 1663 ईस्वी के आसपास इन्होंने मालाबार जो केरल में है उसे जीत लिया। तो परेशानी तो आनी ही थी। डचों के बारे में लिखिएगा, ठीक है ना। इस वजह से क्या आने लगी, समस्या आने लगी। 1641 ईस्वी मलक्का विजय, मलक्का जीता, यूं लिख लो आप तो, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। 1658 श्रीलंका विजय, ठीक है। और फिर मेरे दोस्त क्या जीत लिया, केरल का मालाबार जीत लिया 1663 ईस्वी में। मालाबार जीता, ये लो। तो कुछ बचा ही नहीं। अंग्रेजों के बारे में दो तीन बातें समझिएगा, ठीक है। जैसे 1612 ईस्वी में आपने पढ़ा होगा सुवाली का युद्ध हुआ था। सवाली कहां पर पड़ता है, सूरत में पड़ता है। अंग्रेज था थॉमस बेस्ट, उसने पुर्तगालियों को हरा दिया था, ठीक है। लिखिए 1612 ईस्वी स्वाली कहां पर है, सूरत का युद्ध। ये स्वाली का युद्ध पूछा जाता है। एक तरफ कौन थे, अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, थॉमस बेस्ट कर रहा था। वास्तव में यह सर्वश्रेष्ठ था, इसीलिए बेस्ट था। और दूसरी तरफ थे पुर्तगाली। पुर्तगाली इस युद्ध में हार गए, अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए। इसे कहते हैं स्वाली का युद्ध। क्या ये बात क्लियर हो गई। 1616 ईस्वी में होर्मुज को जीत लिया फारसी नौसेना की सहायता से, ठीक है। होर्मुज को जीता था, किसने जीता था, अंग्रेजों ने। लिखिए 1622 ईस्वी में फारसियों की सहायता से, फारसियों की सहायता से होर्मुज को जीता। लिख लो, होर्मुज को जीता, लिख लीजिए। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है मेरे प्यारे साथियों। विचार जो है वह आप तक पहुंचने चाहिए। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ अगली स्लाइड में ही ले लेते हैं। डच और अंग्रेजों ने से तो प्रतिस्पर्धा थी ही सही, लेकिन मुगलों से और मराठों से भी कड़ा विरोध अंग्रेजों को मिला था। 1739 ईस्वी में मराठों ने जो है वह सालसेट और बेसीन को जीत लिया था, ठीक है। तो अगला नंबर 6 लिखिएगा। मुगलों व मराठों से संघर्ष। सत्रह सौ उनतालीस ईस्वी में सालसेट व बेसीन जीता, ठीक है। 1739 ईस्वी। अब पुर्तगालियों के हाथ से धीरे धीरे चीजें जो है वह निकलती जा रही थी, ठीक है। थोड़ी मुगलों की बात कर लेते हैं। अकबर के साथ तो इनके संबंध अच्छे थे। अकबर के दरबार में 3 मिशनरीज आए थे, ठीक है ना। जब अकबर ने एक तरह से
हम कह सकते हैं जब उसने धर्म संसद का आयोजन किया था, 3 जेसुइट संघ आए थे, ये बात ध्यान रखना, तो उसमें कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, तो मुगलों के बारे में सबसे पहले अकबर। इसके दरबार में दरबार में 3 जेसुइट संघ आए। और देखो, अकबर एक ताकतवर बादशाह था, तो स्वाभाविक बात है इससे कोई पंगा भी नहीं लेता था। अब जहांगीर के साथ तो मामला ये था, भाई साहब शराब पीता, अफीम पीता, मौज करता, पत्नी नूरजहां के हाथों में सारी शासन की सत्ता थी, तो मामला गड़बड़ हो गया। 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाजों को लूट लिया, जो मुगलों के जहाज थे, इनको लूट लिया। अब इस बात की सूचना जहांगीर को मिली। जहांगीर ने तुरंत एक्शन लिया और गुजरात के मुगल गवर्नर मुकर्रब खान को पुर्तगालियों को सजा देने हेतु भेजा कि भाई मुकर्रब भाई, तुम जाओ, पुर्तगाल तुम्हारे पास है और गुजरात तुम्हारे पास है, जाओ हरा के आओ। मुकर्रब खान ने अंग्रेज कप्तान डॉन्टन इसके साथ मिला और मिलकर के पुर्तगालियों को हराया। अब 4 शाही जहाजों को डुबोने का तात्पर्य था कि आप सीधा जहांगीर से पंगा ले रहे हो, जहांगीर से शत्रुता मोल ले रहे हो। तो जहांगीर ने पुर्तगालियों की सभी व्यापारिक सुविधाओं को समाप्त कर दी। आगरा और लाहौर जो है, वहां पर जो इन्होंने चर्च बनाए थे, वह चर्च भी उसने क्या कर दिए, बंद करवा दिए। बोला जी तुम्हें जमे जो कर लेना, ठीक है ना। हाँ, तो मुगल सम्राट जहांगीर 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जो है सूरत में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाजों को डुबो दिया। इससे नाराज जहांगीर ने पुर्तगालियों की सभी व्यापारिक सुविधाओं को समाप्त कर दिया। आगरा व लाहौर में इनके चर्च बंद करवा दिए। इनके चर्च बंद करवा दिए तथा गुजरात के गवर्नर मुकर्रब खान को इन्हें सजा देने के लिए भेजा। इन्हें सजा देने के
लिए भेजा। मुकर्रब खान ने अंग्रेज कमांडर डॉन्टन, नाम याद रहेगा अंग्रेज कमांडर का, कमेंट करिए। नाम है डॉन्टन। क्या नाम है? डॉन्टन के साथ मिलकर पुर्तगालियों को हराया। साथ किसने दिया था? अंग्रेज कमांडर डॉन्टन ने दिया था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक कोई समस्या मुझे नहीं लगती कि आप लोगों को होगी। ठीक है, ठीक है। शाहजहां के समय भी पुर्तगाली थोड़ी बदमाशी करने लगी, तो काशिम खान ने हुगली को लूटा था। ठीक है, लिखिए शाहजहां के समय शाहजहां इसके समय मुगल सेनापति मुगल सेनापति कासिम खान ने जाली केंद्र हुगली को लूटा। भाई साहब, पुर्तगाली अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती उन्होंने यही की कि उन्होंने पानी में रह करके मगर से बैर कर लिया। भारत में रह रहे थे और भारत में रह करके अंग्रेजों से, सॉरी, मुगलों से बैर कर रहे थे, है ना। लिख, पानी में रह करके क्या कर रहे थे? मुगलों से बैर कर रहे थे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो आपको लगता होगा ना कि पुर्तगाली पूरे हो गए, पतन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, अभी एक बिंदु बाकी है, पुर्तगालियों की भारत को देन। कि हम आखिर पुर्तगाली पढ़ते हैं तो इन्होंने भारत को क्या दिया? पुर्तगालियों की भारत को देन। हाँ भाई, स्वाभाविक बात है, कुछ तो दिया होगा। हाँ या ना का जवाब दो भाई, कुछ तो दिया होगा, तभी तो आज हम पुर्तगालियों के बारे में इतना पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखना। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि इन्होंने 1556 में गोवा में भारत का पहला छापा खाना स्थापित किया। ठीक है ना, पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही लगाई गई थी। लिखिए, इन्होंने ईस्वी में गोवा में भारत का पहला छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में। ठीक है, पहला छापा खाना। ठीक है, भारत में औषधीय वनस्पति यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे वनस्पति तैयार की जाती है, जो औषधीय काम की है, जिनसे दवाइयां तैयार की जाती है,
उससे संबंधित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ जो है वो 1563 ईस्वी में गोवा में ही छपा था। नंबर 2, औषधीय वनस्पति से संबंधित पहला वैज्ञानिक ग्रंथ 1563 ईस्वी में गोवा में ही छपा। गोवा में ही छपा। पहला वैज्ञानिक ग्रंथ 1563 में छपा था। कहाँ छपा था? गोवा में ही छपा था। पुर्तगाली साम्राज्य ऑल ओवर वर्ल्ड में था, एक समय था, तो ये मध्य अमेरिका में भी रहा करते थे। ठीक है, तो वहां से कई सारी चीजें हमारे भारत लेके आते हैं। आलू, है ना भाई साहब, दुनिया में ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसमें विशेष तौर पर जो स्टूडेंट जयपुर में रहते हैं, पीजे में रहते हैं ना, वहां तो हर सब्जी में आलू डलता ही है, कंपलसरी है जी, बिल्कुल कंपलसरी। मैं भी 2 साल पीजी में रहा हूँ। ठीक है, कड़ी में आलू, आलू कड़ी भाई साहब जीवन में मैंने कभी नहीं खाई। ओ माय गॉड, आलू गट्टा, क्या बात, आलू पालक, आलू दाल, भाई साहब आलू छोला, आलू टमाटर, आलू मिर्ची, क्या बात करते हो सब, क्या आलू कद्दू, बताओ आप, आलू बैंगन। दुनिया की ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसके साथ आलू का तारतम्यता नहीं, मतलब सामाजिकता होना जीवन में, है ना। आलू टमाटर मिर्च, वेरी गुड। मतलब अगर आपको सामाजिकता सीखनी है ना, आलू से सीखो आप। क्या गजब की पर्सनैलिटी है, दुनिया की किसी भी व्यक्ति के साथ समायोजित कर लेता है। इसको समायोजन की बहुत शानदार परिभाषा मान सकते हैं। मनोविज्ञान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो इस बात को समझते हैं कि समायोजन जिंदगी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और समायोजन सीखना है आलू के साथ सीखो आप। क्या बात करते हो साहब, है ना। आलू मूली, आलू प्याज, आप सोच के देखिए एक बार, आलू लौकी, है ना, बताओ, आलू पनीर, भाई साहब क्या बात करते हो। मैंने एक दिन मैडम से पूछा, क्लास ले रहा था, मैंने कहा जी खाने में क्या बनाए, जबरदस्त भूख लग रही थी, बोला जी आलू पनीर बनाए। मैंने कहा आलू पनीर, पनीर के साथ आलू कब से डलने लग गया है। सोचो आप, ये है तारतम्य था। तो आलू लेकर आया, आलू, तम्बाकू, तानसेन, है ना, मक्का, पपीता, जितने भी रसदार फल होते हैं ना, पपीता हो गया, लीची हो गया, संतरा हो गया, है ना, अनानास हो गया, पाइनएप्पल जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, मूंगफली हो गया, शकरकंद हो गया, अमरूद हो गया, बादाम, कच्चा बादाम, ये रसदार फल यही लोग लेकर आए थे। क्या बात क्लियर हो गई? तो लिखिए, यह मध्य अमेरिका से आलू, डेट इज कॉल्ड पोटैटो, ठीक है, तंबाकू, मिर्ची, भारत लाए। अभी हाल ही में पेपर हुआ था उत्तराखंड पीजीटी का, जहां तक मेरी जानकारी में है, ठीक है, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, मेरी जानकारी में वही है, शायद वही पेपर हुआ था, कि भारत में 13वीं शताब्दी में आलू का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। नहीं, 13वीं शताब्दी में नहीं, 16वीं शताब्दी में हुआ था, है ना। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद यूपी जीडीसी का पेपर हुआ, तो उसमें भी इसी तरह का एक सवाल पूछा गया। तो इस तरह के सवालों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, यह रसदार फल, लीची, पपीता, अनानास, अनानास यानी कि पाइनएप्पल, जानते हैं आप लोग, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है, संतरा, ठीक है ना, बादाम, काजू, गुजरात में सबसे ज्यादा है, सॉरी गुजरात क्या, गोवा,
गोवा पुर्तगालियों की स्थायी बस्ती थी, आप गोवा चले जाइए, ठीक है। गोवा में आपको सबसे ज्यादा काजू की मंडी है वहां पर। आप सोच के देखिए, हम काजू के फैक्ट्री में जाकर आए थे, जहाँ पे काजू की प्रोसेसिंग होकर के जो फाइनल काजू होता है वो हम तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अमरूद, मूंगफली, शकरकंद, गरीब का बादाम, है ना। अमरूद, मूंगफली, मूंगफली गरीब का बादाम होता है। मूंगफली, शकरकंद, आधी लाए। कोई अंग्रेजी में नाम मत पूछना मुझसे, ठीक है। आधी भारत लाए, भारत लाए। रसदार फल, लीची, पपीता, अनानास, संतरा, बादाम, काजू, अमरूद, ठीक है। मूंगफली, शकरकंद आदि भारत लाए थे। शकरकंद रहे, ठीक है, ये भारत लेकर आए। हाँ बिल्कुल, जीआई टैग मिला है जी, मिलते रहते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने गोथिक स्थापत्य कला शैली प्रारंभ की थी। स्थापत्य कला की होती है जिसमें आप गोवा जाते हैं तो वहां के चर्च देखिएगा। इन्होंने भारत में स्थापत्य की गोथिक शैली प्रारंभ की। पुनर्जागरण काल पढ़ते हैं विश्व इतिहास में, उसमें पढ़ते हैं। गोवा में बने चर्च, गोवा में बने चर्च इसी शैली में। गोवा में बने चर्च इसी शैली में बने। जापान के साथ व्यापार करने का श्रेय जो है वह नहीं दिया जाता है। लिखिए, जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। कि भाई जापान के साथ जो है ना व्यापार प्रारंभ किया था, इसके पहले हम जापान के साथ व्यापार करते ही नहीं थे। क्या बात क्लियर हो गई क्या? ये बात ध्यान रखना, जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय, व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। इन्होंने भारत में एक नई पद्धति की शुरुआत की जिसे हम कहते हैं कार्टेज आमेड़ा काफिला पद्धति, ठीक है। ये बात याद रखना, लिखिए, इन्होंने भारत में कार्टेज आमेड़ा काफिला पद्धति अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये कार्टेज आमेड़ा काफिला पद्धति जो है यह क्या होती है ना, हमें बताएं। व्हाट वाज द कार्टेज आमेड़ा जो पॉलिसी है यह क्या है? तो इसमें बेसिकली एक प्रावधान किया गया
कि अगर आप अरब सागर में आ रहे हैं ना तो बिना कर दिए आप नहीं आ सकते, क्योंकि अरब सागर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। तो इसके तहत अरब सागर में बिना कर दिए जहाजों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इसके तहत अरब सागर में बिना कर दिए जहाजों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। लिख लो सर। अरब सागर में बिना कर दिए जहाजों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। लिख लिया। चलिए, तो हमने जो आज पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ठीक रहेगा काम। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कि 1505 में कन्नूर केरल में दूसरा कारखाना स्थापित किया। 1505 में ही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बना। ठीक है, इसने भारत में नीले पानी की नीति को अपनाया। 1505 में अंजी दीव कन्नूर किलवा में दुर्ग बनाए। 1509 में गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त संघ को पराजित किया था। इसके बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत आया। बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता। गोवा में स्थायी बस्ती बसाई। स्थायी बस्ती बसाने के उद्देश्य क्या थे? विवाह करना, ठीक है, भारतीयों को सेना में भर्ती करना और सती प्रथा को प्रतिबंधित करना। 1511 में मलक्का और 1515 में होर्मुज जीता। नीनो डी कुन्हा आया। इसने कोची के स्थान पर गोवा को केंद्र बनाया। इसने कुछ जो है जगह पर पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करी, जैसे बसीन, सेंट थोमा नाम सुना होगा। इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो दीव एक जगह आती है, हुगली है बंगाल में, ये बात ध्यान रखना। इस साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। गार्सिया द नारोनोहा अगला पुर्तगाली गवर्नर था। इसने श्रीलंका को भी जीत लिया। लेकिन पुर्तगाली और अंग्रेज और डचों के आगमन से ये खत्म हो गए। पतन के कारण बलात् धर्मांतरण, अरब मुस्लिमों का विरोध, कुशल प्रबंधन, भ्रष्टाचार, डचों और अंग्रेजों का विरोध। डचों ने 1641 में मलक्का जीता, 1658 में श्रीलंका, 1663 में मालाबार को जीत लिया। अंग्रेजों ने 1612 में सवाली का युद्ध हुआ था, सेंट थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया। 1622 में फारसियों की सहायता से होर्मुज को जीत लिया। मुगलों और मराठों ने 1739 में सालसेट बेसिन को जीता। अकबर के साथ इनके कोई विरोध नहीं थे। जहांगीर 1613 में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाजों को डुबोया तो गुजरात के गवर्नर मुकर्रब खान ने इन्हें सजा दी थी अंग्रेज कमांडर डॉन्टन के कहने पर। शाहजहां के समय मुगल सेनापति कासिम खान ने हुगली को लूटा था। यह कुछ देन है कि 1556 में गोवा में छापा खाना, वैज्ञानिक किताब 1563, आलू, तंबाकू, मिर्ची, रसदार फल, लीची, पपीता, अनानास, संतरा, बादाम, काजू, अमरूद, मूंगफली, शकरकंद भारत लेकर आए थे। ठीक है, शकरकंद। भारत में स्थापत्य की गोथिक शैली प्रारंभ की। जापान के साथ व्यापार किया। भारत में काटेज आमेडा काफिला पद्धति की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये थी मेरे प्यारे साथियों पुर्तगाली। कल जब हम मिलेंगे शाम को तो बात करेंगे डचों के संदर्भ। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।